हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में जाना था कि ये जो स्क्रिप्ट है वो जो है आज भी जो है अनडेसिफर्ड रह गई थी। ठीक है, आज हम जानेंगे हड़प्पन वेट एंड मेजर्स के बारे में। आपको ये पता था कि इंडस सिविलाइजेशन जो है बेसिकली एक ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जिनकी आप बिजनेस बहुत बड़ी अमाउंट में होता था, बहुत लार्ज स्केल पे होता था, इवन कि वो इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रहे थे। तो अब सामान जब वो खरीद बेच कर रहे हैं तो सामान तौलने के लिए जो है उनके पास सिस्टम चाहिए। तो वहाँ पर जो है वेट एंड मेज़र जो है अब काफ़ी बड़ी अमाउंट में मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, उनका एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। एक खास तरह का पत्थर होता है चर्ट, उसी से जो है ये क्यूबिक शेप में अपना वेट बनाते थे। ठीक है, लेकिन उस पर कोई मार्किंग नहीं करते। जैसे आज जो है हम साफ साफ जो है जो भी वेट होता है उस पर लिखा होता है 1 kg, हाफ kg, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो उस दौर में वो मार्किंग नहीं करते थे, बट स्क्वायर शेप में, क्यूबिक शेप में वो पत्थर ढेर सारे मिले हैं और ये माना जाता है वो पत्थर ही जो है वेट एंड मेजर्स के काम आते थे। जो पत्थर रहे हैं वो बाइनरी सिस्टम में रहे हैं। जो लोअर जो है, जो छोटे जो है तौल के जो पत्थर थे जिससे तौला जाता था, वो जो है अब बाइनरी सिस्टम में था। बाइनरी मतलब क्या, किस रेशियो में, सबसे छोटा 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये इस रेशियो में पढ़ते थे जो छोटे छोटे तौल के जो पत्थर हैं। ठीक है, जैसे ही जो है अब जो भारी पत्थर थे जिससे जो सामान तौला जाता था, ठीक है, वो जो है डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। जैसे कि आज का वजन काम करता है 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 10,000 ग्राम मीन्स 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल सिस्टम जो कि आज यूज़ होता है। तो पुराने दौर में भी जो है जब बड़े सामान तौलना होता था तो उसके लिए वो डेसिमल सिस्टम के जो है बाट यूज़ करते थे, और जो छोटी तौल है वो जो है बाइनरी सिस्टम को जो है फॉलो करता था, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस रेशियो में। ठीक है, तो ये उस दौर की जो है तौल का सिस्टम था। आप स्मॉलर वेट में क्या तौल रहे थे, तो बेसिकली ज्वेलरी और बीट्स जो है ये स्मॉलर वेटिंग होती थी। ठीक है, स्मॉल वेट इसमें यूज़ होता था। और जो बड़ी चीज़ें थी, ग्रेन्स तौलना हुआ तो शायद जो है वो जो है डेसिमल सिस्टम वाला जो है यूज़ करते थे। इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारे मेटल के स्केल मिले हैं जिससे कि वो सामान को नापते थे। तो जो पैटर्न हम आज यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही जो है उस ज़माने में भी यूज़ होते थे। एंशिएंट अथॉरिटी, याद रखिए, इस पर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस तरह की अथॉरिटी जो है उस ज़माने में थी। आपको ये पता है कि इंडस सिविलाइजेशन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। आप अगर भारत का मैप देखोगे ना तो इंडस सिविलाइजेशन जो है जम्मू में दिखता है, यहाँ यूपी की ओर दिखता है। सॉरी, थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं तो चीज़ें जो है ऊपर जम्मू हो गया, यहाँ यूपी हो गया, नीचे महाराष्ट्र हो गया और यहाँ अफ़गानिस्तान तक हो गया। तो इतना बड़ा इलाका जो है, इतना बड़ा इलाका जो है वो इंडस सिविलाइजेशन का आता है। इतने में तो यूरोप के जो है 4-5 कंट्री आ जाएं। ठीक है, और छोटे कंट्री हो तो 8-10 कंट्री हो जाए। तो इतना बड़ा इलाका अकेले एक इंडस सिविलाइजेशन का था। ठीक है, अगेन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बात ये भी थी कि उस सिविलाइजेशन में जो चीज़ें हैं उनमें एक ज़बरदस्त यूनिफॉर्मिटी थी। जो आप ईंटों का साइज उठाएंगे तो पूरा सिविलाइजेशन जम्मू से लेकर के महाराष्ट्र तक, आपको जो है अफ़गानिस्तान से लेके यूपी तक, आलमगीरपुर एक जगह है वहाँ तक यूपी में, तो हर जगह जो है जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं एकदम सेम देखते हैं। जो ईंटें हैं वो 1:2:4, 4 लेंथ हो गई, 2 ब्रेथ हो गई, 1 हाइट हो गई, ये रेशियो की ईंटें मिलते हैं। जो बटखरे मिलते हैं वो सेम वेट के मिलते हैं। जो सील मिलती है सेम डिज़ाइन की मिलती है। जो ड्रेन्स मिलती है सेम पैटर्न पे मिलती है। तो ये इन सब चीज़ों को जब देखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं हो सकता है कि ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जो है ये किसी एक अथॉरिटी के कब्जे में रहा हो, कोई एक बहुत ही पावरफुल आदमी रहा हो जो शायद जो है इस पूरे एरिया को रेगुलेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एविडेंस माना जाता है कि पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है किसी एक आदमी के कंट्रोल में था, वन थिंग। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? वजह क्या है कि पूरे इंडस सिविलाइजेशन में कहीं कोई पैलेस मिला ही नहीं। ठीक, एक जो है बहुत भी लार्ज बिल्डिंग मिली है तो वो भी कहते हैं साहब ये कोई पैलेस वैलेस नहीं है, ये एक वेयर हाउस हो सकता है, यहाँ पर जो सामान रखा जाता था।
ठीक है, कोई पैलेस पूरे पूरे इलाके में नहीं मिला। तो ऐसे केस में सीधी सी बात है, अगर कोई राजा होगा, कोई बहुत पावरफुल आदमी होगा, तो हो सकता है कि जो है वहाँ पर उसका एक बड़ा सा पैलेस होना चाहिए, खुद की बड़ी सी बिल्डिंग होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। वन थिंग, एक स्टैचू मिली है, ये एक शानदार से देखना, बड़ी खूबसूरत सी स्टैचू है। आप इसकी बॉडी पर ये कपड़े की डिज़ाइन देख सकते हो, हाथ पर इसने एक ताबीज़ बांधा हुआ है, सर पर जो है एक जो है डेकोरेटिव पीस, जो डेकोरेटिव तो नहीं होगा, कुछ धार्मिक जो है प्रतीक चिन्ह पर पहने हुए हैं, हो सकता है ये एक मुकुट के तौर पे इस उन्होंने लिया। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये एक पृष्ठ किंग था। सिमिलरली जब आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखते हो तो वहाँ पर जो है इस बात के एविडेंसेस थे कि वहाँ के जो राजा थे वो अपने आप में एक पुजारी भी थे, ठीक है। तो उसी के पैरेलल ये मान लिया गया कि हो सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन में भी पृष्ठ किंग रहे हों और यही लोग जो है पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर रहे हों, ठीक है। बट इस पर भी सवाल आते हैं। क्यों सवाल आते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन में पूजा पाठ का एक एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है। एक जो रिचुअल बाथ की जो क्या कहते हैं मोहनजोदाड़ो शहर में एक जो है बाथ का जो है प्लेस मिलता है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि साहब जो है वो एक रिलीजियस प्लेस था, ठीक है, जो बात है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ वो एक रिलीजियस प्लेस था, बट उस पर भी सवाल है। अगर वो एक रिलीजियस प्लेस था, ठीक है, रिलीजियस चीज़ थी, तो हर शहर में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो है मतलब एक सिविलाइजेशन है जिसके पास जो है 50 क्या सैकड़ों शहर रहे और उन सैकड़ों शहर में मंदिर सिर्फ एक जगह हो। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक मंदिर नहीं मिलता, एक भगवान की स्टैचू नहीं मिलती, और इसलिए जो है चीज़ें कुछ डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी हम आगे आएंगे, कुछ स्टैचूज़ मिले हैं जिस पर थोड़े से विवाद रहे हैं। स्टैचूज़ मिले हैं, नो डाउट स्टैचूज़ मिले हैं, बट वो भगवान के हैं या फिर शौकिया बनाए गए हैं या फिर जो है वो माइथोलॉजिकल हैं, उस पर सवाल है। तो पृष्ठ किंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। कुछ लोगों ने कहा पृष्ठ किंग थे, वो राजा की तरह बिहेव करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि पृष्ठ किंग जैसी जो है कोई भी चीज़ हड़प्पा में नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रूलर था ही नहीं, ये बिना राजा का सिस्टम था। इट मीन्स कि यहाँ पर एक तरह की डेमोक्रेसी थी, ठीक है, एक तरह की डेमोक्रेसी थी और हर किसी को इक्वल स्टेटस था। हर कोई जो है मिलजुल करके लोग काम करते थे और मिलजुल करके देश के मतलब सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेते थे। या फिर ये भी हो सकता है कि हर शहर का एक अपना रूलर हो, मोहनजोदाड़ो का एक अपना शासक हो, हड़प्पा का अपना हो। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अगर जो है हर शहर के अपने अपने रूलर थे, इतने सारे लोग रहे होंगे, तो सब में इतनी यूनिफॉर्मिटी कैसे आई? तो इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है। सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, आप जिसको चाहें उसको आप सही मान सकते हैं। एग्ज़ाम में भी आपसे सवाल पूछेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की अथॉरिटी के बारे में बताइए, तो आप साफ साफ लिखेंगे कि इसके बारे में कोई स्टैंडर्ड जो है डेफिनेशन नहीं मिली है, कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है और सभी लोगों का अपना अपना मत है, ठीक है। और आपको जो व्यू अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन बिना सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पॉसिबल नहीं है, तो आप कहिए कि हो सकता है कि वहाँ सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी। और अगर आपको लगता है कि क्योंकि पैलेस नहीं मिले हैं, क्योंकि वहाँ रिलीजियस एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ राजा नहीं होगा, तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि उनका सेटअप डेमोक्रेटिक था। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुआ? 1800 BC तक आते आते, याद रखिए BC की बात हो रही है, AD नहीं। अब जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, आपको ये पता होगा, याद होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई स्टेजेज रहे हैं। अर्ली स्टेजेज, मैच्योर और फॉलिंग, और जो है जो मैच्योर साइट्स का फॉलिंग स्टेज। तो जो मैच्योर साइट्स थे वो डाउन पड़ने लगे, वो सारे जो पुराने शहर थे वो सूखने लगे, वो बर्बाद होने लगे और कुछ नए इलाकों में आबादी बसने लगी। ये नए इलाके कौन थे? तो बेसिकली ये गुजरात के इलाके हैं और यूपी और हरियाणा के आसपास के इलाके हैं। जो मेजर जो शहर थे जो कि इन इलाकों में थे, ये सारे इलाके गायब हो गए, ठीक है, और नए इलाकों में लोग बसने लगे। वन थिंग। सेकंड थिंग कि जो उनकी स्टैंडर्डाइजेशन थी आर्टिफैक्ट्स की, वो जो है गड़बड़ होने लगी, ठीक है। पहली चीज़, जो बिल्डिंग्स थे, जो शानदार भव्य बिल्डिंग्स थे, वो सारे बिल्डिंग जो है गायब होने लगे। अब छोटे छोटे जो है इलाके मिल रहे हैं, ठीक है, वन थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, जो चीज़ों की जो वेट, सील, ये सब चीज़ें थी, इनकी क्वालिटी में भी जो डिफरेंस आने लगा। जो साइज़ है वो छोटी हो गई, जो क्वालिटी थी, टेक्निक थी, वो गड़बड़ होने लगी। जो लाइफ थी वो जो है डाउन पड़ गई,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है धीरे धीरे डाउन होने लगी और फॉलिंग स्टेज पे आ गई। अब सवाल ये आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है गायब हुई क्यों, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों गायब हुई, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय देते हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब क्लाइमेट चेंज हुआ। आप देखोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मोस्ट ऑफ जो शहर रहे हैं ना, वो आपको जो है इस राजस्थान और जो है पाकिस्तान के चोलिस्तान में मिलते हैं, जो कि पूरी तरह से डेजर्ट इलाके हैं। अब आप सोच के दंग रह जाओगे कि सवाल ये है कि जितनी भी सिविलाइजेशन रही है या पुराने शहर रहे हैं, सब नदियों के किनारे बसे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि डेजर्ट में जो है कोई शहर बसा हो। ठीक है, इसका भी कुछ लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जो है थोड़ा सा जानने की बात है, क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीज़ है। ये आपका जो है इंडस रिवर हो गई, ठीक है, जिसके नाम पे इंडस सिविलाइजेशन कही जाती है। आज के दौर में इंडस सिविलाइजेशन के लिए जो नया नाम आ रहा है दैट इज़ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं सिंधु सरस्वती जो है सिविलाइजेशन। अब ये सरस्वती कहाँ से आ गई? माना जाता है कि एक और नदी थी सरस्वती, जो कि इस राजस्थान के डेजर्ट इलाके से होकर के बहती थी। ठीक है, सरस्वती नदी आप जो है अक्सर इसका नाम सुने होंगे कि माइथोलॉजिकल रिवर है। माना जाता है कि इलाहाबाद में जो संगम है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती है, वहीं पर जो है सरस्वती नदी भी आकर के मिलती है। ठीक है, अब तो सवाल ये, अगर यहाँ पे सरस्वती थी तो यहाँ पर कहानी कैसे कही जा रही है? तो अगर आप वैदिक लिटरेचर पढ़ोगे, हम लोग टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी नॉलेज है। जब आप वेदों को पढ़ोगे ना, तो वेदों में सरस्वती और इंडस रिवर दोनों का नाम बार बार आता है। खूब कई बार नाम लिया उन्होंने, इंडस रिवर का नाम ले रहे हैं, सरस्वती का ले रहे हैं, इवन कि पंजाब की जो बाकी नदियाँ उनका नाम ले रहे हैं, बट गंगा नदी का नाम सिर्फ एक बार आता है। गंगा नदी एक बार बात करते हैं, और बाकी नदियों का नाम उन्होंने मल्टीपल टाइम्स लिया। सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो है अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखिए, ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा किस शहर का नाम लेंगे? उस शहर का जहाँ पे आप रहते हैं, ना कि उस शहर का जहाँ पे आप किसी दिन घूमने गए थे। समझ में आया? तो हो सकता है कि इसी बेस पे कहा गया। अच्छा, जो बाद के हिंदू लिटरेचर आप देखोगे, उसमें गंगा नदी का नाम सबसे ज़्यादा आता है। आप आज भी कहते हो, या हम सब कहते हैं कि हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वो जो है गंगा नदी है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है जो आर्यंस है स्टार्टिंग दौर में वो इस इलाके में बसे, और फिर जो है बाद में वो यूपी की ओर शिफ्ट कर गए। यही वजह थी कि स्टार्टिंग दौर में उन्होंने इंडस और सरस्वती का नाम बहुत ज़्यादा लिया, बाद में इन्होंने गंगा का नाम लिया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि उन्होंने जो है जो माइथोलॉजी है वो तो कहती है कि साहब जो सरस्वती नदी है वो इस गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलने से यहाँ प्रयाग बनता है, तो सरस्वती नदी ये यहाँ कैसे पहुँच गई? तो कुछ लोग कहते हैं, थोड़ा सा सरस्वती नदी के बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब अतीत काल में सरस्वती नदी यहाँ से बहती थी, बाद में हो सकता है कोई बड़ा सा भूकंप आया होगा या कुछ और जोग्राफिकल प्लेट्स हिले होगी, जिसके कारण इस नदी की डायरेक्शन मुड़ गई होगी, और मुड़ करके वो यूपी की ओर बह गई होगी, और उसके बाद ये प्रयाग में आकर के मिक्स हो गई होगी गंगा नदी में। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्ट्रीम है ये सूख गई, जिसके कारण इस इलाके की जो ग्रीनरी थी वो ख़त्म हो गई, और फाइनली यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी दैट इज़ इंडस सिविलाइजेशन, वो सूख गई। ठीक है, ये इंडस सिविलाइजेशन के सूखने की कहानी है। अब सवाल ये रिवर गायब कहाँ हो गई? ठीक है, सरस्वती नदी आज के दौर में कहीं नहीं मिलती, और पंडित लोगों से भी पूछोगे तो वो कहते हैं कि वो दिव्य रूप में आती है और वो आकर के सरस्वती नदी मिलती है। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है, याद रखो सब हाइपोथेसिस से, इस सबके कोई स्टैंडर्ड एविडेंस नहीं है, बट अलग अलग छोटे छोटे सबूत मिलते हैं। उसका एविडेंस वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि बाद में फिर कुछ है ज़मीन के अंदर कुछ हलचल हुई होगी और इस नदी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया हो, जिससे ये नदी यहाँ से भी सूख गई और वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पानी में मिक्स हो गई, अलग अलग नदियों में मिक्स हो गई होगी। ठीक है, आज भी हरियाणा के आसपास राजस्थान की ओर जो एक नदी बहती है घग्गर नदी, तो कुछ लोग मानते हैं ये जो घग्गर नदी है ये नदी ही जो है पुरानी सरस्वती नदी है, जो कि जो है वही जो है आकर के से मिल जाती है। इवन कि राजस्थान में एक अंडरग्राउंड नदी बहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो एक कोशिश की थी कि इस अंडरग्राउंड नदी को, जिसको सरस्वती कहा जा रहा है,
इसको जो है ज़मीन के ऊपर लाया जाए। बट क्योंकि बाद में जो स्टार्टिंग दौर में प्रोजेक्ट में बहुत तेज़ी से काम हुआ, बट बाद में पता लगा कि इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और पानी जो ऊपर आएगा वो इतना ज़्यादा होगा नहीं जिससे हमारा काम चल पाए, तो इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये आती है कि क्योंकि जो है इस पूरे इलाके से सरस्वती नदी ख़त्म हो गई, इस कारण ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। और क्या क्या चीज़ें थी जो कि हम देखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ इस पूरे इलाके में। पहले जो है किसी ज़माने में हरा भरा था राजस्थान का इलाका, बाद में वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया और इसके कारण जो है यहाँ की सिविलाइजेशन उखड़ गई। ये हिस्सा बहुत गर्म हो गया, लोगों को प्रॉब्लम होने लगी और सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। कुछ लोग कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ, राजस्थान आज भी सूखा होने लगा है, ठीक है, डेजर्ट का इलाका है। तो कहते हैं कि साहब इतने ज़्यादा लोगों ने पेड़ काट दिए, चीज़ों को बर्बाद कर दिया, रिसोर्सेज को, इसके कारण जो है सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, चूँकि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं बचे और लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि साहब बार बार फ्लड आता था और फ्लड ने इन शहरों को बर्बाद कर दिया, और इस बात के एविडेंसेस मिले हैं। जितने भी शहर हैं मेसोपोटामिया इंडस सिविलाइजेशन में, उन पे जो है मल्टीपल लेयर्स मिले हैं मिट्टी के। हर साल फ्लड आती थी और शहर एक लेयर दब जाता था, ठीक है, फिर उस पर शहर बसाते थे, फिर फ्लड आता था, फिर दब जाता था। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो फ्लड था इसके कारण भी ये सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि फ्लड या दूसरे कारणों से लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए या नदियों ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, क्योंकि उस दौर में फ्लड बहुत ज़्यादा आते थे और नदियाँ डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा चेंज करती थी। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो नदियों ने डायरेक्शन चेंज कर दिया इसलिए जो ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। याद रखिए हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हुई, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि जो वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे उसका बहुत ज़्यादा यूज हो गया, इतना ज़्यादा उन्होंने जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर दिया कि वहाँ पर रिसोर्सेज ख़त्म हो गए और फाइनली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो क्या क्या रीज़न आए? क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्ट्रेशन, एक्सेसिव फ्लड, एक ड्रॉट भी है, नदियों का शिफ्टिंग, ठीक है, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, 5, ठीक है। और भी जो है 2 एक एविडेंसेज हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। तो ये सारे अलग अलग जो है लोगों ने तर्क दिए जिसके बेस पे ये कहा जाता है कि ये सिविलाइजेशन इस कारण से ख़त्म हुई होगी, ठीक है। लेकिन एक और सवाल आता है कि ये सारे एविडेंस है एक आध शहर के लिए तो सही हो सकते हैं, बट इतने बड़े इलाके को सिर्फ एक बाढ़ के कारण ख़त्म हो जाए, सूखा के कारण ख़त्म हो जाए, या फिर जो है उस इलाके में इतने बड़े इलाके में सारे रिसोर्सेज एक साथ ख़त्म हो जाए, ये मानना मुश्किल होता है कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन जो है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से नहीं ख़त्म हो सकता। तो क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई? कुछ और एविडेंसेज मिले। एविडेंसेज ऑफ इन्वेशन, जॉन मार्शल ने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए। आप मोहनजोदाड़ो में एक डेडमैन लैन मिली, ठीक है। डेडमैन लैन क्यों कहते हैं? एक पतली सी गली मिली है, 3 से 6 फीट की चौड़ी गली थी। वहाँ पर जो है उसके एक खास एंगल पे कुछ बोन्स मिले हैं, ठीक है। उन बोन्स, चूँकि बोन्स के टुकड़े मिले हैं और ऐसा देखा जा रहा था, उन बोन्स को जब स्टडी की गई तो ऐसा लगा कि जैसे कि उन लोगों की हत्या की गई थी। सीधी सी बात है, उनसे झगड़ा हुआ और झगड़े में जो है लड़ाई झगड़े में उनकी हत्या की गई और उसके कारण उनके बोन्स टूट गए, ठीक। बाद में जो है कुछ और स्टडीज़ हुई और वहाँ पे 16 स्केल्टन्स और मिले, ठीक। और उस स्केल्टन्स के बेस पर बाद में आर.एम. व्हीलर ने अपने एविडेंसेस दिए, ठीक है। पहले कुछ बोन्स मिले, बाद में जब और स्टडी हुई तो 16 स्केल्टन्स और मिले, ठीक है। और उसमें जो है उसी बेस पे आर.एम. व्हीलर ने आर्यन इन्वैड थियरी दी, ठीक है। ऋग्वेद में एक एविडेंस मिलता है कि अब देवताओं के जो राजा थे इंद्र, ठीक है, इंद्र का एक और नाम आता है पुरंदर, ठीक। पुरंदर, पुर का मतलब होता है सिटी और सिटी या फोर्ट, और पुरंदर का मतलब होता है फोर्ट डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो इस तरह से इंद्र कौन है? तो फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अब जो आर्यन सिविलाइजेशन है, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हमें पता है कि वो एक जो है चरवाहा संस्कृति थी, कि वो लोग जो उन लोग खेती करते थे, जानवरों को पालते थे और बेसिकली इसी तरह के लोग थे। उनके पास तो फोर्ट थे ही नहीं, तो वो किसके किले तोड़ रहे थे, किसके जो है फोर्ट्स को बर्बाद कर रहे थे। क्योंकि आप अक्सर जो है इंडियन माइथोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें ये बात बार बार आती है कि जो इंद्र ने
जो है असुरों पर हमला किया और असुरों के महलों को तोड़ दिया, उनको हराया। इस तरह की कहानियाँ जो है माइथोलॉजी में खूब मिलती हैं। देव और असुरों की लड़ाई जो है कहानियों में खूब मिलती है, ठीक है। तो ऐसा कि ये कहा गया कि हो सकता है कि ये जो फोर्ट से, दरअसल ये सिटिडल से, क्योंकि हमको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, ठीक है, उनकी बाउंड्री वॉल होती थी, ठीक, और हड़प्पन लोग काफ़ी रिच भी थे। तो हो सकता है कि आर्यन लोग जिन लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, जिनके पैलेसेस को तोड़ रहे हैं, वो सारे के सारे जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही लोग रहे हों। ये जो है इनका लॉजिक था, ठीक है। क्योंकि आप इंद्र के लिए जो टर्म आ रहा है पुरंदर फोर्ट डिस्ट्रॉय, इसी तरह से जो आर्यन लोग डैम्स बनाते थे, नदियों के किनारे बड़े बड़े डैम बनाते थे। और ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं कि एक वैदिक जो है लाइन कहती है कि एक बार क्या हुआ कि राक्षसों ने क्या किया कि जो बारिश के देवता थे उनको उठा करके बादलों को कैद कर लिया। फिर इंद्र जाते हैं, उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी और फाइनली जो है राक्षसों की कैद से जो है बादलों को आज़ाद कराया। तो कुछ लोग मानते हैं कि शायद जो है जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग रहे, उन्होंने डैम बना करके नदियों को पानी रोक लिया होगा, और जो आर्यन लोग थे उनको जो है अपने जानवरों के लिए पानी के लिए दिक्कत हो रही होगी, तो शायद इंद्र ने जा करके उस डैम को तोड़ा होगा और पानी मिली होगी। तो ये इनका लॉजिक है, जिसके बेस पे वो ये कहते हैं कि जो जिन असुरों की बात हो रही है, हो सकता है कि वो जो है आर्यन लोग वो इंडस सिविलाइजेशन के लोग रहे हों। और आर्यन लोगों ने जब भारत पे अटैक किया, चूँकि आर्यन लोगों की जो ओरिजिन कही जाती है तो वो मिडिल एशिया कही जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आर्यन लोग जब वहाँ से आए तो आने के बाद उनके जो लड़ाई हुई हो वो इंडस सिविलाइजेशन के लोगों से हुई हो, और उन्होंने जो है इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को मार डाला हो। किसका व्यू है? तो ये आर.ई.एम. व्हीलर का व्यू है, ठीक है। और एविडेंस के तौर पे ये उन्हीं डेड बॉडी का रेफरेंस देते हैं कि साहब वहाँ पर पहले जो है कुछ और जो मारपीट के निशान मिलते हैं कि बोन्स टूटी हुई है, बाद में 16 बोन्स और मिलते हैं 16 लोगों के। तो ये उसी को एविडेंस बना करके अपनी बात कहते हैं। लेकिन बाद में एक जॉर्ज डलेस साहब थे, इन्होंने 1960s में मोहनजोदड़ो की स्टडी की और जो है आर.ई.एम. व्हीलर के जो एविडेंसेस थे उस पर क्वेश्चन उठाया, कहा कि नहीं ये एविडेंस सही नहीं है। उन्होंने जो है वजह कहा कि जो स्टार्टिंग के जो बोन्स मिले हैं उसमें ये साफ साफ चीज़ निकलती है कि स्लॉटर हुआ था, कि उन लोगों को तो मारा गया था जो स्टार्टिंग के बोन्स थे। लेकिन बाद में जो बल्क ऑफ बोन्स मिला वो लड़ाई की बात नहीं बताता कि वहाँ कोई मारकाट मची थी, वो अलग अलग पीरियड के। सीधी सी बात है, मारकाट मचेगी तो एक बार ही तो मचेगी। कहा कि बाद की जो बोन्स है वो अलग अलग पीरियड के हैं, तो ऐसे केस में ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर कोई भयंकर मारकाट मची हो, नंबर 1। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर जो है कोई एक युद्ध हुआ होता तो फोर्ट को तोड़ने के निशान मिलते, कहीं कुछ नहीं मिला। लड़ाई होगी तो आपके पास वहाँ वेपन्स मिलेंगे। मज़े की बात यह है इंडस सिविलाइजेशन में वेपन मिलते ही नहीं है। पूरा जो सिविलाइजेशन है, मतलब हम जो कहते हैं कि भारतीय शांतिप्रिय होते हैं, वो आज नहीं है। इंडस सिविलाइजेशन के दौर से लड़ाई झगड़े में हमारा इंटरेस्ट था ही नहीं, और यही वजह थी हज़ारों साल से हम गुलाम होते रहे। तो वेपन्स जो है वहाँ मिलते ही नहीं हैं। तो ये भी अपने आप में जो है एक अनोखी सी चीज़ है। तो जब लड़ाई ही अगर जो है लड़ाई हुई होती तो वेपन्स मिलते, तो वेपन भी नहीं मिले। तो इस तरह से ये मानना कि आर्यंस ने अटैक किया था इसलिए सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, ये आइडिया भी कैंसिल किया जाता है। तो कैसे ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, ठीक है। तो कुछ लोग मानते हैं कि हो सकता है कि जो वहाँ की अथॉरिटीज़ रही हों, ठीक है, वो अथॉरिटीज़ उनका कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म हो गया हो। सीधी सी बात है, जैसे क्या होता है कि क्लास में जब टीचर जो है जब तक है पढ़ा रहा है, क्लास शांति से चलती है, और जैसे ही टीचर क्लास से गायब हो जाता है वैसे ही जो है सारे बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, सब ग्राउंड में गायब हो जाते हैं। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग दौर में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अथॉरिटीज़ थी वो पावरफुल थी, अच्छे से काम कर रही थी, तो सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रो की। जैसे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की अथॉरिटी कमज़ोर होने लगी, धीरे धीरे सारे लोग जो है अपनी मनमानी करने लगे और सिविलाइजेशन धीरे धीरे डाउन पड़ती गई। तो ये सारे जो है जवाब आपको लिखने हैं अगर ये पूछे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुआ। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता कैसे चलता है, कैसे उसकी खोज हुई, ठीक है। तो उसके बारे में भी जो है अलग अलग चीज़ें रही हैं,
क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ज़मीन के अंदर से मिली है, उसके बारे में रिटन डॉक्यूमेंट्स बहुत कम मिले हैं। सबसे पहले जो शख्स थे जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता जिनको चला था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि डायरेक्टर जनरल ASI के थे। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI? दैट इज़ अलेक्जेंडर कनिंघम। उनके पास जो है सबसे पहले जो है इस इलाके की कुछ सील्स पहुंची थी। उनके कुछ दोस्त थे जो कि इस इलाके में काम कर रहे थे, रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे थे, तो उनके पास कुछ एक सील मिली थी। बट वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये सील जो है बहुत पुरानी हो सकती थी। वो ये मान के चल रहे थे कि भारत का जो इतिहास है वो 6th सेंचुरी BC से शुरू होता है, जबकि जो है बुद्ध का जो पीरियड है, ठीक है। तो उन्होंने कभी नहीं लगा कि ये चीज़ें और पुरानी हो सकती है। याद रखिए कि वहाँ पर जो है, आपको याद होगा मोहनजोदाड़ो के बारे में जब बता रहे थे तो वहाँ पर जो है आपको एक जो है एक बुद्धिस्ट मठ के भी एविडेंसेस मिले थे, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों से वो ये मान के चल रहे थे कि ये कोई बुद्धिस्ट इलाका हो सकता है और ज़्यादा कुछ रहा होगा नहीं। यहाँ पर एक सील है जो कि कनिंघम को मिला हुआ था, बट वो ज़्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं थे। वो यही मान के चल रहे थे कि ये बुद्धिस्ट इलाका है, वो ये नहीं मान रहे थे कि ये जो है कोई पुरानी साइट्स हो सकती है। बाद में इस जगह पर और ज़्यादा खुदाई होती है, ठीक है। और हाँ, ये फिर वही बात है कि अलेक्जेंडर कनिंघम वो यही मान रहे थे कि इंडिया में जो शहर बने हैं वो गंगा वैली में ही जो है स्टार्ट हुए थे, जबकि मगध का विकास होता है। वो जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की पुराने होने को नहीं मान पाए थे। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, बट 1920 तक आते आते इस इलाके में बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू हुई, ठीक है। एक साहब थे दयाराम शाहनी और बाद में राखलदास बनर्जी ने इस इलाके पर बड़े पैमाने पर खुदाई करनी शुरू की, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों शहरों को बहुत बड़े पैमाने पर खोजा गया। खोजने के बाद जो है पता चला कि वहाँ बहुत सारे शहर निकल रहे हैं, चूँकि इस समय तक टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बेहतर हो गई थी। तो इस कारण 1924 तक आते आते ये चीज़ साफ़ हो गई थी कि ये इलाके बुद्धिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। अगेन जो एविडेंसेस मिल रहे थे साथ ही जो एविडेंसेस मिले वो साफ साफ ये चीज़ हो गई थी कि ये जो एविडेंसेस हैं ये बुद्धिस्ट लिटरेचर से बिल्कुल भी जुड़े नहीं। और फाइनली जॉन मार्शल ने 1924 में साफ साफ डिक्लेयर किया कि ये जो है एक नई सिविलाइजेशन है जो कि बहुत पुरानी है, ठीक है। कनिंघम क्या मान के चल रहे थे कि जो भी लिटरेचर है जो भी जो एविडेंसेस मिले थे वो बुद्धिस्ट टाइम के थे। और जॉन मार्शल 1924 में पहले इंसान थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि हमने एक नई सिविलाइजेशन खोजी है जो कि इंडस वैली में मिली है, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन। इसी कारण एक SN रॉय हैं जिनका एक फेमस कोट है, याद रखना, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है क्यों ऐसा कहा था। मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंड हर, कि मार्शल ने भारत को 3000 साल और पीछे कर दिया जितना कि वो पाए थे। मार्शल के पहले कनिंघम तक लोग क्या मान रहे थे, भारत की जो शुरुआत है भारत के इतिहास की वो 6th सेंचुरी BC है, ठीक है, 600 BC है। और मार्शल ने जब इंडस सिविलाइजेशन की खोज कर दी तो ये जो है पीछे जा कर के ये लगभग जो है 3600 BC तक ये पीछे पहुंच गया, ठीक है, जो सबसे अर्ली एविडेंसेज हैं। तो इसी कारण ये स्टेटमेंट दिया गया कि मार्शल ने जो है जिस कंडीशन में भारत को पाया था उन्होंने जो है 3000 साल पहले जो है भारत का इतिहास पीछे खींच दिया, ठीक है। तो ये भी आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द फेमस स्टेटमेंट। तो उसकी वजह यही है कि मार्शल वो पहले इंसान थे जिन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो प्लेसेस हैं ये कोई बुद्धिस्ट प्लेसेस नहीं है, ये जो है एक अलग ही सिविलाइजेशन से रिलेटेड है जो कि इंडस सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो जॉन मार्शल थे, इन्होंने जो है आर्कियोलॉजी को एक प्रोफेशनल तरीके से काम किया, ठीक है। ये काफ़ी जो एक्सपीरियंस बंदे थे, इसके पहले ग्रीस और क्रीट में काफ़ी सारा काम कर चुके थे, तो इसलिए इन्होंने जो है आर्कियोलॉजी में बहुत ध्यान दिया। नो डाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट भी काफ़ी सारा फंड दे रही थी, लेकिन इनकी जो स्टडी थी उसमें एक गड़बड़ी थी। इनका जो पूरा फोकस था कि किसी एरिया में कितना सामान मिल रहा है इस चीज़ पर, ठीक है। जैसे मान लो वो एक एरिया में गए तो उस जगह पर वो खोदते चले गए और जो कुछ भी सामान मिला उस सारे सामान को एक जगह इकट्ठा कर दिया। वो एक चीज़ का ध्यान रखते थे कि हर इलाके को उन्होंने कई जोन में बांटा, ठीक है।
हर जोन से जो सामान मिलता था उसको वो एक साथ इकट्ठा कर देते थे, ठीक है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, ठीक है। गड़बड़ी क्या है कि होता क्या है, खासकर जब इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ बार बार फ्लड आता है, तो वहाँ पर ज़मीन पर एक लेयर नहीं होती, शहर मल्टीपल टाइम्स बसते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटे छोटे शहर है, फ्लड आई, इस पर पूरी मिट्टी भर गई, फिर लोग आए, फिर उन्होंने एक लेवल बसाया, फिर बाढ़ आई, फिर एक लेवल बस गया, फिर जो है मिट्टी भर गई, फिर बाद में लोगों ने शहर बसाया, फिर जो है मिट्टी का एक लेयर भर गया, ठीक है, फिर शहर बसा, फिर मिट्टी का एक लेयर बसा। तो जब मार्शल साहब जब खुदाई कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से लेके नीचे तक एक साथ पूरा इलाका खोद डाला और जो भी एविडेंसेस मिले सबको एक साथ ला के रख दिया, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ी क्या है कि ये जो घटना हुई, जो सबसे निचला लेयर है, ये सबसे पुराना लेयर होगा। इस लेयर पर जितना सामान मिला होगा ये एक सिविल टाइम पीरियड का होगा। ये जो लेयर है इसका सारा सामान एक पीरियड का होगा। ये जो सारा है इसका सारा सामान एक पीरियड का होगा। ये जो सामान होगा, यहाँ पर जो सामान मिलेगा वो सारा एक पीरियड का होगा। ये सबसे पुराना, ये कंपैरेटिवली सबसे नया। तो इस तरह से जो लेयर वाइज स्टडी होती है इसको बोलते हैं स्ट्रेटोग्राफी, ठीक है। जब हम हर लेयर की अलग अलग स्टडी करते हैं, सामान को हर लेयर वाइज अलग अलग कलेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोग्राफी। मार्शल ने जब खुदाई करनी शुरू की, सामान खोजने में तो वो बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को जो है इसको इग्नोर कर दिया और इसी कारण उन्होंने जो खुदाई की उसमें जो है चीज़ें सारी मिक्स हो गई। तो हमको ये नहीं पता चलता कि कौन जो है अर्ली हड़प्पन फेज का सामान है, कौन मैच्योर हड़प्पन फेज का सामान है और कौन जो है पोस्ट हड़प्पन या फॉलिंग जो है हड़प्पन फेज का सामान है। यहाँ पर अगेन एक पिक्चर दिया हुआ है। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में भी जो है वही सारी बातें हुई है कि हर एक शहर जो है उसके कई मल्टीपल लेयर्स बनते हैं, ठीक है, खासकर वहाँ पे जहाँ फ्लड आता है। अगेन ये जो लेयर हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, वो तिरछे होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। तो जब खुदाई होती है तो ये ध्यान में रखना होता है कि हम अलग अलग लेयर्स को देखें और हर लेयर की जो चीज़ें हैं उसको अलग अलग जो है रखें। अच्छा, ये लेयर तिरछे क्यों होते हैं या कैसे पता करें कि यह लेयर्स अलग अलग कैसे? हर बार जब मिट्टी का लेयर आएगा तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, उसकी जो मोटाई है, उसकी थिकनेस है, उसका जो नेचर है वो थोड़ा अलग हो सकता है। इसी से पता चलता है कि मिट्टी के अलग अलग लेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये सारे एविडेंसेस जो अलग अलग लेयर पे हैं। तो स्ट्रेटिग्राफी में हम हर लेयर का सामान अलग अलग उठा करके रखते हैं ताकि हमको पता चल सके कि कौन मैच्योर फेज का सामान था, कौन जो है अर्ली फेज का था या कौन सा जो प्रोडक्ट लास्ट फेज का था। एक और चीज़ दिमाग में जो पहले ही बताई थी, जो सबसे निचला लेयर है वो सबसे पुराना पीरियड है, जो सबसे ऊपरी लेयर है ये सबसे नया पीरियड है। आगे चलते हैं तो जॉन मार्शल की जो है स्टडी में ये कमी थी। बाद में जो है आर.ई.एम. व्हीलर जब आते हैं तो आर.ई.एम. व्हीलर जो है 1944 में डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बनते हैं और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने बाकायदा स्ट्रेटिग्राफी के हिसाब से ही जो है सारी की सारी स्टडी कराई। इस कारण जो स्टडी थी वो और ज़्यादा फिनिशिंग आई, ठीक है। अगेन वो एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे तो इस कारण जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है सीरियसली लेते थे और जो स्टडी हुई है उनके टाइम के जो एविडेंसेज हैं वो और ज़्यादा बेहतर मिले। सीधी सी बात है, वक्त के साथ जब तकनीकें बढ़ती जाती है, इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है तो काम करने की क्वालिटी बेहतर होती जाती है, ठीक है। एक और चीज़, जब देश आज़ाद हुआ तो चीज़ें और डिफरेंट हो गई। वजह क्या थी कि जितने भी जो मेजर शहर हैं आप अगर देखोगे, आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो फेमस शहर थे, ये आपका जो हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये सारे के सारे जो बड़े शहर थे वो सारे पाकिस्तान में थे। तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात पे फोकस किया कि आप इंडियन शहरों की तलाश कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्टडी होनी शुरू हुई और फिर जो है इंडियन साइट्स का भी जो है बहुत बड़ी संख्या में पता लगा। यहाँ पर यही बात है। एक छोटा सा रेफरेंस मिलता है, व्हीलर एट हड़प्पा। स्टार्टिंग दौर में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके लिए आर्कियोलॉजी जो है अपने आप में जो है एक तरह का एडवेंचर वर्क हुआ करता था। खुद जो है जो व्हीलर हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि 1944 की मई में, ठीक है, जब बहुत गर्म होता है, इंडिया में गर्मी अपने पीक पे होती है, तो 4 मील टांगे पे बैठ करके ये जो है रात को जो है ये वहाँ पहुँचते हैं।
ठीक है। उसके पहले जो है ये रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, उसके साथ जो है सबसे पहले वो हड़प्पा रेलवे स्टेशन पे आते हैं और वहाँ से 4 मील टांगा से जो है वो अपनी लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पर उनको खुदाई करवानी थी। जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो उनके जो कलीग्स थे, जो साथ में जो लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब हमको एकदम अर्ली मॉर्निंग शुरू करनी होगी, 5:30 बजे काम शुरू करेंगे और 7:30 बजे तक खुदाई करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसके बाद इतना ज़्यादा धूप हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए ये बात इंडियन लोग कह रहे हैं कि साहब इतनी गर्मी होगी कि सुबह 7:30 बजे के बाद हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग 7:30 बजे तक काम बंद कर दिया जाएगा। अब होता क्या है, ठीक जो है अगली सुबह 5:30 बजे ये उठ के खड़ा हो जाता है और इमीडिएट अपने लोगों को पकड़ करके विदिन 10 मिनट जो है ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। हालत ये हो गई कि काम जो है 6 घंटे तक चल रहा है, मतलब 5 बजे से लेकर के 5:30 से स्टार्ट की, 5:30 बजे निकले तो 6 बजे वहाँ पहुँचे होंगे और 6 बजे से लेकर 12 बज गया और तब भी जो है दबा करके काम ये लोग में लगे हुए थे। और कहा कि जबकि ये अंग्रेज है जो कि एक ठंडे देश से आया है और फिर भी 12 बजे दिन तक जो है काम हो रहा है। यू कैन इमेजिन कि मई की दोपहरी में जो है एक इंडियन के लिए भी सड़क पर खाली ज़मीन पे काम करना कितना मुश्किल होता है। ये तो खैर अंग्रेज़ है। वही कहा कि मैं जिस तरह से काम कर रहा था, मुझे शक है कि ऐसा ना हो कि मेरे जो साथ जो काम कर रहे हैं वो मुझे पागल समझ बैठे। तो इस हद तक जो पैशनेट लोग जो है ऐसे माहौल में काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रेफरेंस था। इसके बाद हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में कई नए साइट्स मिलते हैं, कालीबंगा, लोथल, राखी गढ़ी और अभी रिसेंट में जो है धोलावीरा मिला, अभी तो और भी कई सारे शहर मिल चुके हैं। तो इस तरह से कई इंडियन साइट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? पाकिस्तान जब अलग हो गया तो फिर सरकार ने इंडियन इलाकों पे काम करना शुरू किया। 1980s के बाद से जो विदेशी लोग हैं उन्होंने जो है हड़प्पन आर्कियोलॉजी पर खूब सारा काम करना शुरू किया और उनके आने से कई सारी नई टेक्नोलॉजी है। चूँकि आज के दौर में DNA स्टडी होने लगी और भी नई नई टेक्निक्स आ गई, तो इसके कारण हमें जो है हर एक मिट्टी का स्ट्रक्चर, स्टोन का स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल कंपोजिशन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है, जिससे कि हड़प्पा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ पाइसिंग टुगेदर ऑफ द पास्ट। अतीत की चीज़ों को हम कैसे समझें, कैसे उन चीज़ों को हम कनेक्ट करें। तो अतीत में हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमको मिली हुई हैं। क्लॉथ्स है, कुछ चीज़ें जो है डिकम्पोज हो गई होगी, नो डाउट। कपड़े पहनते थे, नहीं मिले। लेदर भी यूज़ होता था, नहीं मिला। वुड, तो सीधी सी बात है, चूँकि मौसम ऐसा है इंडिया का, बारिश खूब होती है, गर्मी पड़ती है, तो हो सकता है सड़ गल गए हों। बचा क्या है? तो सिर्फ वो चीज़ें बची हैं जो या तो पत्थर की थी या फिर जो है आप बर्न्ड क्ले, टेराकोटा की थी या मेटल की रही थी। तो और फिर जो है जो फेंकी हुई की चीज़ें थी, यही सारी चीज़ें मिली हैं, जिससे कि हमको चीज़ें पता लगानी पड़ती है। और चूँकि रिटर्न चीज़ें मिली नहीं है, इसलिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगेन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उस पर हम थोड़ा सा आगे आते हैं। थोड़ी सी और चीज़ें कि चीज़ों को कैटेगराइज कैसे किया गया। तो एक सिंपल तरीका ये था कि हम इस बेस पर हम ध्यान दें कि वो किस चीज़ की बनी है। जैसे स्टोन की चीज़ों को एक जगह किया, क्ले की चीज़ों को एक जगह, मेटल की चीज़ों को एक चीज़ जगह। एक दूसरा तरीका ये था कि उन चीज़ों का फंक्शन क्या है, कि वो किस चीज़ में यूज़ हो रही थी। कि वो एक टूल है तो सारे टूल्स को एक जगह किया, ऑर्नामेंट्स को एक जगह किया, या फिर जो है कोई रिचुअल चीज़ें हैं एक जगह, या डेली यूज़ की चीज़ें हैं एक जगह। तो अलग अलग तरीके थे जिससे कि जो है चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश की गई, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ों का फंक्शन क्या था ये समझना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए क्या तरीके अपनाए गए। तो उसके लिए उन्होंने ये देखने की कोशिश की वो सामान मिला कहाँ है। अगर घर में मिला है तो डेली यूज की चीज़ हो सकती है, ड्रेन में मिला है तो कबाड़ होगा, ग्रेव में मिला है तो इसका मतलब जो है वो पारलौकिक चीज़ें मानते थे, मरने के बाद जो है वो चीज़ें यूज़ होगी। या फिर जो है कील में मिला है तो इसका मतलब भट्ठे में, कि मतलब वो एक इंडस्ट्रियल चीज़ हो सकती थी, इंडस्ट्री में काम आती थी। तो इस तरह से वो अलग अलग चीज़ों को उनकी लोकेशन से भी समझने की कोशिश करते थे कि वो चीज़ किस फंक्शन में, किस यूज़ में आती थी। तो अपने आप में जो है आर्कियोलॉजी का काम जो है एक जासूस से कम का काम नहीं है, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसी तरह से सील्स के बारे में हम आते हैं कि सील से हमको क्या पता चलता है, उनके धर्म के बारे में चीज़ों की एक्सप्लेनेशन, खासकर उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में समझ पाना सबसे मुश्किल काम रहा है।
ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनके बेस पर हम सोचने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ है। जैसे एक स्टैचू मिली है, ये एक जो है फीमेल स्टैचू है, इसकी बॉडी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ढेर सारी ज्वेलरी इसने पहनी हुई है, सर पे एक मुकुट जैसी चीज़ है, तो जिसके बेस पे ये माना जाता है कि ये एक मदर गॉडेस हो सकती है। ठीक है, दुनिया भर की सिविलाइजेशन में जो माँ को जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी और इंडियन सिविलाइजेशन में आज भी दी जाती है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मदर गॉडेस हो सकती है। एट द सेम टाइम कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब ये किसी जो है रानी या राजकुमारी की भी मूर्ति हो सकती है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर मदर गॉडेस माने तो लोग जो है मदर गॉडेस की पूजा करते थे। इसी तरह से जो प्रिस्ट किंग की स्टैचू है, एक और खूबसूरत जो स्टैचू आपको याद होगी, प्रिस्ट किंग की ये जो स्टैचू आपको याद होगी जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, खूबसूरत सी स्टैचू है। तो कुछ लोग मानते हैं कि हो सकता है कि ये भी जो है या तो किसी भगवान की हो सकती है या फिर जो है किसी राजा की हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क के साथ है कि वास्तव में क्या वो देवी देवता को मानते थे या नहीं मानते थे। इसी तरह से एक और सील मिला है जिसके भीतर एक योगी जैसा आदमी दिख रहा है जिसने सर पे मुकुट पहने हुए है और वो तपस्या कर रहा है। अगेन उसके आसपास ढेर सारे एनिमल्स मिले, जिसके बेस पे ये माना जाता है कि ये जो आदमी जो है ये शिव हो सकता है, क्योंकि शिव एक योगी थे। अगेन उनका एक नाम पशुपति है। ठीक है, तो इस बेस पे कुछ लोग ये मानते हैं ये शिव हो सकते हैं। ठीक, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही एक जानवर मिला है, एक जानवर का इमेज बहुत ज़्यादा मिला है जिसका वन हॉर्न्ड एनिमल है, जिसका एक ही सींग है। पता नहीं, आप कुछ लोग कहते हैं ये माइथोलॉजिकल है, ऐसा कोई जीव प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये हो सकता है कि ये जो असम में मिलने वाला राइनो हो सकता है, जो कि किसी ज़माने में उस जगह पर मिलता रहा होगा। बट तो ये सारी जो चीज़ें मिली है जिसके बेस पे वो अनुमान लगाते हैं कि ये सारी चीज़ें धार्मिक सिंबल्स हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स मिले हैं जिनको कहा जाता है कि ये शिवलिंग जैसे हो सकते हैं। पिक्चर में देखते हैं, कहाँ गया? तो इस तरह के जो स्टोन्स मिले हैं इसको कहा जा रहा है ये शिवलिंग है। ठीक है, इसी तरह से कई रिंग्स मिली हैं, छोटे छोटे जो है रिंग्स मिले हैं जिसको बोला जाता है योनिकुंड। इस बेस पे ये माना जाता है कि हो सकता है कि वो लोग शिव की पूजा कर रहे हो, मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हो, या फिर जो बर्थ की जो प्रोसेस है उसकी पूजा करते हो। ठीक है, ये लिंग हो गया, और जो रिंग्स मिले थे उसको योनिकुंड। आज भी अगर आप शिव को देखोगे तो शिवलिंग होती है, ठीक है, और उसके पैरेलल जो उसके आसपास का जो सर्किल होता है उसको योनिकुंड बोलते हैं। तो माना जाता है कि शायद जो शिव की पूजा है ये उस ज़माने से चली आ रही है जो कि इंडस सिविलाइजेशन से कनेक्टेड थी। शिवलिंग, ठीक है, ये उसी दौर से जो है कहा जाता है। एट द सेम टाइम कुछ लोग मानते हैं कि ये सही नहीं है। क्यों? उनका कहना ये है कि ये जो शिव यहाँ जो दिख रहा है योगी, हो सकता है ये कोई तांत्रिक हो। ठीक है, उस दौर में चूँकि लोग जो है तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, तो हो सकता है ये एक तांत्रिक हो। दूसरी चीज़, वेदों में जिस शिव का जिक्र है उसके लिए जो टर्म आ रहा दैट इज रुद्रा। ठीक है, वेद में शिव के लिए जो टर्म आ रहा रुद्रा। अब जो रुद्रा के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है वो इस तरह का नहीं है। रुद्र के बारे में ये कहा जाता है जो कि वो जो है एक खतरनाक भयानक से जो है ईश्वर थे। भयानक वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, सॉरी। तो वो जब भी आते थे तो आसपास जो है तूफान मच जाता था, इस तरह की विनाशक चीज़ें होती थी। उनके आसपास कहीं एनिमल का कोई रेफरेंस नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे केस में कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो है वो शिव नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको ये जो लिंग कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग हो सकता है, अगेन वो जो लिंग है कुछ लोग कहते हैं साहब ये खेलने की गोटियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस कारण ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। एग्जैक्ट तौर पे हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वास्तव में ये जो सील मिली है वो पशुपति शिव की है या किसी और की है। हो सकता है ये कोई योगी रहा हो, कोई तपस्वी रहा हो, या कोई शमन रहा हो, जो तांत्रिक रहा हो, जिसकी जो है ये मूर्ति बनाई गई है। इसी तरह से एक और जो है विमेन की स्टैचू मिली है जिसके जो है गर्भ से एक प्लांट निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से उसको भी जो है मदर गॉडेस या फिर जो है एक ऐसी देवी माना जाता है जो कि धरती पर जीवन को देती है। तो कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है। कहीं जो है वेद यज्ञ के प्रमाण नहीं मिले हैं, कहीं मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले,
इन्हीं सब स्टैचूज़ के बेस पे ही ये माना जाता है कि शायद जो है वो प्रकृति की पूजा करते रहे हों, शिव की पूजा करते रहो। यहाँ पे अगेन वही शिवलिंग्स, सो कॉल्ड शिवलिंग्स या फिर खेल की गोटियों के पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब हम देखते, इसी तरह से ग्रेट बाथ की बात आती है, तो ग्रेट बाथ रिचुअल था कि नहीं था, सवाल है। कुछ लोग कहते हैं रिचुअल था, बट अगर रिचुअल होगा तो उसको हर जगह होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, बट वो एक ही शहर में मिलता है। ठीक है, तो आज भी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे हमारे मन में सवाल हैं कि उनका धर्म कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनके यहाँ लिटरेचर था या नहीं था, सोशल डिफरेंसेज उनके यहाँ किस तरह से थे, उनकी लैंग्वेज कैसी थी। ये सवाल जो है शायद हमेशा बने रहेंगे और हमेशा ही जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत बची रहेगी। एंशिएंट चीज़ों के बारे में ऐसा ही होता है और इसी कारण हिस्ट्री हमेशा रहस्यमयी और रोमांचक बनी रहती है। धन्यवाद। आज का जो है चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आपका कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन होगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। यहाँ एक और खूबसूरत सा जो है उस दौर की बैलगाड़ी का जो है एक पिक्चर दिखता है और खिलौना मिला था जिसका जो है पिक्चर है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।